तो बेटा कल हमने कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए, ठीक है। वो पॉइंट क्या थे? वो पॉइंट्स में हमने एक क्वेश्चन चल रहा था हमारा, व्हाई अ केमिकल बॉन्ड फॉर्म्स, ठीक है। उस केमिकल बॉन्ड फॉर्म्स के आंसर में मैंने तुम्हें 4 थ्योरी के नाम लिखाए थे। वो 4 थ्योरी में एक लेविस थी, ठीक है। तो लेविस थ्योरी को अप्रोच करने के लिए ऑक्टेट रूल हम पहले देखते हैं। ऑक्टेट रूल डिपेंड हो जाता है लेविस, ठीक है। ऑक्टेट रूल पे ही डिपेंड है लेविस थ्योरी पूरी की पूरी। तो मैंने यहाँ कुछ एलिमेंट्स के नाम लिखे हैं। ऑक्टेट रूल का जनरल प्रिंसिपल है कि आउटर मोस्ट सेल में जब बॉन्ड बन रहा है, आउटर मोस्ट सेल में हर एक एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन कंपलसरी है? 8 होने चाहिए जी। ये ऑक्टेट रूल कहता है। क्या कहता है ऑक्टेट रूल? आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। लेकिन हाइड्रोजन हुआ, हीलियम हुआ, लिथियम हुआ, बेरिलियम हुआ, ये सब क्या करते हैं बेटा? ये सब 2 इलेक्ट्रॉन अपनी आउटर मोस्ट में लेके खुश रहते हैं। हाइड्रोजन डुप्लेट, और ये 2 इलेक्ट्रॉन को टेक्निकल वर्ड्स में डुप्लेट बोलते हैं। तो हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन से खुश हो जाएगा, हीलियम 2 से खुश हो जाता है। लिथियम के आउटर मोस्ट में कितना? 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो क्या करता है? एक ऐसे होता है। एटॉमिक नंबर कितना हुआ तुम बताओ? लिथियम एटॉमिक नंबर 3, मतलब 2,1 जो 10th में पढ़ा है उसके हिसाब से बता रहा हूं। 2,1 तो आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया, तो क्या बचा इसके पास? 2 बचे। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन देके खुश रहता है, मतलब डुप्लेट बना के खुश रहेगा, ठीक है। ऐसे बेरिलियम क्या है? 2,2 होगा, 4 एटॉमिक नंबर, मतलब 2,2 हम कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं 10th वाले के हिसाब से, ठीक है। तो ये भी क्या करेगा? 2 दे देगा और 2 से खुश रहेगा। तो ये कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो डुप्लेट बना के हमेशा खुश रहेंगे, स्पेशली हाइड्रोजन और हीलियम, ठीक है। लिथियम और बेरिलियम का इसलिए बोल दे रहा हूं, आगे फिर से मुझे बताना पड़ेगा। तो ऑक्टेट रूल तुम्हारे समझ में आया। ऑक्टेट रूल क्या है कि आउटर मोस्ट वैलेंसी सेल जो है, वैलेंसी सेल मतलब जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसको हम वैलेंसी सेल बोलते हैं, ठीक है बेटा। उसी को हम क्या बोलते हैं? वैलेंसी सेल बोलते हैं। इसके बाद ऑक्टेट रूल तुम्हें समझा दिया गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए 2 भाई साहब आए, कॉसेल एंड लेविस। इनकी थ्योरी देखो, सबसे पहले कॉसेल ने बताया, कॉसेल ने क्या बोला कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मतलब आउटर सेल में जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रह जाते हैं उन्हें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, और आउटर सेल में जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो, कंप्लीट पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो, उनको कोर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ठीक है। तो वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कैसे होते हैं? जैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं? जैसे मान लो एक क्यूब है, यही इसका मेन वो था। बहुत सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ा रहा हूं मैं तुम्हें, ये सब चीजें तुम्हें कहीं नहीं मिलेंगी, ठीक है। जैसे सोडियम ले लो, Na, एटॉमिक नंबर बेटा 11, कॉन्फ़िगरेशन 281, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये है 1। ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है ये कोई भी एक कॉर्नर ऑक्यूपाई कर लेता है क्यूब का, ठीक है। जबकि अगर मैं नियॉन लेता हूं तो इसमें 10, दैट इज 2 और 8, ठीक है। तो ये जो 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, आउटर मोस्ट सेल के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये क्यूब के 8 पोर्शंस को घेर के रहते हैं, और लैटिस जो है वो अच्छे से स्टेबल रहेगा, मतलब स्ट्रक्चर अच्छे से बना रहा होगा। इसने ये बोला कि मतलब जितने भी इनसफिशिएंट इलेक्ट्रॉन हुए, जैसे मैग्नीशियम की बात करूं, नंबर ऑफ एग्जांपल्स पढ़ोगे तो ज्यादा समझ में आएगा। मैग्नीशियम की बात करूं तो 282 बनेगा। तो क्यूब के कितने कॉर्नर घेरे हुए होंगे बेटा? कोई भी 2 कॉर्नर आउटर मोस्ट वैलेंसी सेल ने घेरे हुए होंगे, ठीक है। अब इससे होता क्या है, जब सोडियम के केस में 1 घेर रहा है, मैग्नीशियम के केस में 2 घेर रहा है, तो इसके अंदर कुछ अनस्टेबिलिटी रह जाती है। कुछ क्या रह जाता है बेटा? अनस्टेबिलिटी रह जाती है। अब वो अनस्टेबिलिटी को सेटिस्फाई करने के लिए क्या करता है ये? या तो अपनी इसको आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन करने ही पड़ेंगे। तो क्या होगा कि ये जो स्ट्रक्चर है क्यूबिक टाइप का, है ना, उस क्यूबिक टाइप के 8 कॉर्नर भर जाएंगे और लैटिस, है ना, स्टेबल हो जाएगा। ये जो स्ट्रक्चर है क्यूबिक, ये स्टेबल हो जाएगा। ऐसे मैग्नीशियम अगर ये 2 दे देता है किसी को तो ये स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि फिर 8 आ जाएंगे इसके आउटर मोस्ट में, ठीक है। तो ये जनरल कॉन्सेप्ट था कोसेल का, जहां से उसने स्टार्टिंग की
अपने कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, इसके बाद इसके बाद बेटा ये जो लेविस था, कौशल ने ये बोल दिया, ठीक है, और कौशल ने कर्नल्स का बोल लिया था। कर्नल्स मतलब होता है पॉजिटिवली चार्ज्ड, ठीक है। पर मैंने तुम्हें यहां से आउटर वैलेंस से समझाया, तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जैसे समझाने वो ही बेस्ट तरीका है। लेविस ने फिर इस पे कमेंट किया कि ये जो अनस्टेबिलिटी आ रही है, इसको क्या किया जाए कि भाई साहब इसको अपनी ऑक्टेट पूरी करनी है बाय फॉर्मिंग कोवलेंट बॉन्ड्स। सॉरी, कोवलेंट डायरेक्ट नहीं बोला, इसने बोला केमिकल बॉन्ड्स, केमिकल बॉन्ड विद अदर एटम, है ना। अब देखो, जैसे मान लो ये मैग्नीशियम है, अब मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है। अब ये क्या करता है, मान लो Cl आया, Cl के 2 एटम ज्वाइन होंगे, तुम्हें पता है कितना 17 होता है, तो कन्फिगरेशन हो जाएगा 287। तो Cl का जो है वो अगर मैं क्यूबिक जैसा स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करूंगा तो वो कुछ ऐसा होगा कि सोडियम के साथ लो, ठीक है, तो ज्यादा क्लियर होगा, कॉन्सेप्ट सेम लगेगा दोनों में, लेकिन सोडियम NaCl का स्ट्रक्चर बनता है क्यूबिक, इसलिए मैं वो एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है। देखो इसके पास क्या है भाई साहब, जो इसका आउटर मोस्ट है उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, जबकि इसके पास 7 है। इसके पास क्या है, 7 है, और एक ही कॉर्नर खाली है, ये वाला कॉर्नर खाली है, इसमें 7 भरे हुए हैं, ये भर दिए मैंने। ये किसका है, Cl का है जो बना रहा हूं, ये Cl का है, ये किसका है, Na का। अब क्या होगा, ये दोनों आपस में एक दूसरे से ज्वाइन होंगे, और ज्वाइन क्या होंगे, इसके पास ये जो एक्स्ट्रा है, ठीक है, अगर ये दे देता है इस इलेक्ट्रॉन को, इसको दे देता है, यहां पे देगा तो मतलब कुछ इंटरेक्शन होगा तभी तो दे रहा है, ठीक है, तो दे देता है, तो इसके ऊपर क्या होगा, फिर आउटर मोस्ट में 8 रह जाएंगे, तो इसके साइड से जो लगा होगा उस पूरे 8 होंगे। तो इस तरीके से इसके साथ और इसके एक मिला के पूरे 8 इलेक्ट्रॉन कर देते हैं, ठीक है। और उसी को बोल दिया लेविस ने कि ये जो ज्वाइन होंगे, जो दो दूसरे एटम से अपनी ऑक्टेट को सेटिस्फाई करने के लिए ज्वाइन होगा, वो किसके थ्रू होगा, केमिकल बॉन्ड के थ्रू होगा। ये एक स्टेटमेंट दिया लेविस ने। फिर थोड़ा और डीप में उतरी लेविस, और लेविस क्या बोलता है, लुइस क्या बोलता है। देखो, कुछ लोग लेविस बोलते हैं, कुछ लोग लुइस बोलते हैं, तुमको जो बोलना है बोलो, लेकिन लुइस आसान है बोलना, इसलिए अब मैं लुइस बोलूंगा, ठीक है। लुइस ने क्या बोला कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, क्या बोला बेटा, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको डॉट से रिप्रेजेंट करना है। किससे रिप्रेजेंट करना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लिख लो ये पॉइंट, रिप्रेजेंट बाय डॉट around the symbol of element, फॉर एग्जाम्पल। अब ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालोगे तुम, हर एक के लिए तुम्हें कैसे पता चलेंगे, जल्दी बनाओ फटाफट पीरियोडिक टेबल। फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप क्या आता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, सॉरी बेटा, हमारे लिए ना करो रब से फरियाद, है ना, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, ठीक है। डी ब्लॉक को अभी छोड़ देते हैं, दैट इज 3 to 12 ग्रुप में छोड़ रहा हूं, ठीक है, इसकी अभी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, अभी फिलहाल मेन ग्रुप की बात करते हैं। 13 ग्रुप, 14, देन 15, 16, 17 और 18। 13 में बैगन, आलू, गाजर इन थैला, और कार्गो सिली जीन्स सनी पहने, नाना पार्टिकर आज सब्जी बेचेगा, ओल्ड स्टाइल से टीपो, फुल कलर ब्राइटनेस इन एंड्रॉयड टीवी, हीना, नीना और करीना एक्सेट्रा, ठीक है। ये भी एलिमेंट्स हैं, लेकिन ये खाली छोड़ दिए जाते हैं।
अब देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हर एक के लिए कैसे निकालने हैं। हाइड्रोजन की आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, सोडियम की में भी एक होगा, सोडियम का देख लो 11 281, ये सब मैंने पढ़ाया, मेरे 3rd चैप्टर का लेक्चर देख लेना। सब में ये जितने एलिमेंट आ रहे हैं फर्स्ट ग्रुप में, सबकी आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बेटा? 1। सेकंड वाले में सब में 2, बड़े शॉर्टकट से याद रखना है, दूसरे ग्रुप के 2, 13वें ग्रुप में 3, 14वें ग्रुप में 4, किसी का भी कंफ्यूगरेशन उठा के देख लेना, लिख के पता चल जाएगा। 15वें ग्रुप में 5, 16वें ग्रुप में 6, 17वें ग्रुप में 7। ठीक है, ये नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। ये सब क्या है जो मैं सर्कल से कर रहा हूं कि ये भाई साहब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, जो किसी के साथ पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब वैलेंसी क्या होती है? ये क्या होती है फिर? वैलेंसी होती है कि इसको अपनी ऑक्टेट पूरी करनी है। एक हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़ देना, जिसको डुप्लेट करनी होती है, हर किसी को अपनी ऑक्टेट पूरी करनी है, ऑक्टेट पूरी करनी है। उसको पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होगी उसको बोल देते हैं वैलेंसी। जैसे हाइड्रोजन को छोड़ दो क्योंकि 2 से सेटिस्फाई हो जाएगा, ठीक है। लिथियम बेरिलियम, अभी बताया था, लिथियम बेरिलियम को भी छोड़ दो क्योंकि 2 से सेटिस्फाई हो जाएगा, ठीक है। सोडियम पे आओ, क्या कर सकता है? या तो आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन है, या तो एक दे दे किसी को, या किसी से 7 ले तो 8 हो जाएंगे। लेकिन 7 लेने में ज्यादा एनर्जी लगेगी, हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट कंडीशन पुट हो जाएगी। यहां पे लो एनर्जी लगेगी बेटा, तो क्या करना प्रेफर करेगा? ये देना प्रेफर करेगा। तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाती है ग्रुप फर्स्ट की? मैक्सिमम। इसी को क्या बोल देते हैं? इसी को बोल देते हैं बेटा इसको बोल देते हैं वैलेंसी। मैक्सिमम वैलेंसी कितनी? +1। ज्यादा से ज्यादा एक दे सकता है, फिर तो खुद में स्टेबल हो जाएगा। सेकंड ग्रुप वाले देखोगे तो 2 दे सकते हैं, ठीक है। ये तो मैं कन्फिगरेशन से देख लेना, ये मैं पढ़ा चुका हूं, 3rd चैप्टर की वीडियोस देखना। यहां पे आओगे तो आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 8 करने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा? या तो 5 ले या किसी को 3 दे दे। एनर्जी रिक्वायरमेंट 3 देने में कम लगेगी और एनर्जी रिक्वायरमेंट 5 लेने में ज्यादा लगेगी, इसलिए क्या प्रेफर करना स्टार्ट करता है? +3, ठीक है। अब तुम लोग बोलोगे क्या 5 ले नहीं सकता? भाई साहब बिल्कुल ले सकता है। तो मैक्सिमम वैलेंसी इतनी दिखा सकता है, +3। मैक्सिमम वैलेंसी कितनी दिखा सकता है? +3। मिनिमम -5, -5 से लेके -4, -3, -2, -1, +3 तक दिखा सकता है, ठीक है। मैक्सिमम लिख रहा हूं, इसमें आएगी बेटा +4। मिनिमम कितनी आ जाएगी जी? -4 आ जाएगी। कार्बन का उठा के देख लो, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 ले लेगा, 4 दे देगा, तो कम से कम 4 ले सकता है, ज्यादा से ज्यादा 4 दे सकता है। इसमें आओ, इसमें 5 है, तो 3 या तो ले किसी से या 5 दे दे। किसमें ज्यादा एनर्जी लगेगी? 5 देने में ज्यादा एनर्जी लगेगी, इसलिए 3 ले लेता है। इसीलिए क्या करता है? 3 ले लेता है, इसीलिए इसमें -3 प्रेफर करेगा। क्या प्रेफर करेगा? -3। लेकिन मैक्सिमम कोवैलेंसी निकालनी है तो कितनी आएगी? 5 आएगी। ऐसे ही इसमें -2 और मैक्सिमम कितनी होगी? +6, ठीक है। ऐसे ही इसमें मैक्सिमम +7। इसी तरीके से किसी भी ग्रुप, किसी की भी हम वैलेंसी निकाल सकते हैं, ठीक है। और मैक्सिमम वैलेंसी निकालने के लिए, जैसे अभी मैं बता रहा था पीरियोडिक टेबल के थ्रू, मैक्सिमम वैलेंसी निकालने के लिए एक शॉर्टकट फॉर्मूला बता देता हूं कि जो भी उसका ग्रुप नंबर हो, जिस ग्रुप में एलिमेंट आ रहा है, उसमें से ये किसके लिए एप्लीकेबल है? पी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। मैक्सिमम वैलेंसी निकालने, ग्रुप नंबर में से 10 माइनस कर दो, दैट्स ऑल। जैसे फॉर एग्जांपल फास्फोरस है, किसमें लाई करता है? 15 ग्रुप में लाई करता है जी। तो ग्रुप नंबर 15 में से 10 माइनस कर दो, कौन सी वैलेंसी दिखाएगा? मैक्सिमम +4 दिखाएगा। उससे नीचे +4, +3, +2, +1 दिखा सकता है, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम कितनी दिखाएगा? +5 दिखाएगा। ऐसे क्लोरीन है, कौन से ग्रुप में आता है जी? 17वें में आता है। 17 - 10 मैक्सिमम कोवैलेंसी दिखाएगा जी +7,
ठीक है। मिनिमम तुम्हें पता है 17वें ग्रुप में आ रहा है, मतलब 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, कितना चाहिए उसे करने के लिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करेगा तो क्या इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा, Cl माइनस। 1 इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो Cl माइनस चार्ज आ गया। तो इस तरीके से मिनिमम वैलेंसी इसकी -1 हो गई। पूरे ग्रुप 17 के एलिमेंट्स कैसी, फ्लोरीन F माइनस बन जाता है, Cl माइनस बन जाता है, ब्रोमीन Br माइनस बन जाता है, आयोडीन आयोडाइड बन जाता है। इसको बोलते हैं फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। समझ में आ रहा है? तो ये कॉन्सेप्ट है किसका बेटा, वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, फिर से एक बार, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स किसे बोल रहे हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स उन्हें बोल रहे हैं जो आउटर मोस्ट सेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है या जो भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है। लेकिन वैलेंसी किसे बोल रहे हैं कि उसे 8 पूरा करने के लिए कितनी चाहिए, उतनी उसकी वैलेंसी, ठीक है। और ये कंपाउंड टू कंपाउंड वेरी कर सकता है, जैसे क्लोरीन +7 दिखा सकता है मैक्सिमम, मिनिमम -1, ठीक है। तो कभी कभी क्या होगा, वो -1 +7 के बीच में भी दिखा रहा होगा कंपाउंड्स के हिसाब से। जैसे ऑक्सीजन है, मिनिमम वैलेंसी जनरली -2 दिखाता है। कितनी दिखाता है, -2, क्योंकि इसे 8 पूरा करने के लिए 2 चाहिए, -2 दिखाता है जनरली। ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी -2 होती है। बट अगर मैं OF2 के साथ इसकी बॉन्डिंग देखूं तो ये क्या है, F इससे भी ज्यादा नेगेटिव एलिमेंट है, तो फ्लोरीन का खुद का 2 नेगेटिव चार्ज हो गए, 2 फ्लोरीन के, 1 फ्लोरीन का 1 नेगेटिव चार्ज, 2 फ्लोरीन के 2 नेगेटिव चार्ज। तो इसको बैलेंस करने के लिए ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा, कितना चार्ज आ जाएगा, +2। तो यहां पे +2 भी दिखाएगा, ठीक है। तो ये कंपाउंड टू कंपाउंड वेरी होता है। कॉन्सेप्ट समझ में आया? तो लुईस ने क्या बोल दिया, लुईस ने क्या बोल दिया कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको डॉट से रिप्रेजेंट करना है, रिप्रेजेंट बाय डॉट्स अराउंड, डॉट्स सराउंडिंग द symbol of the element, symbol of the element। इसको बोलते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स की बात कर रहा हूं अभी, केवल एक एक एटम की। जैसे हाइड्रोजन है, कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 1। हीलियम है जी, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 2, ठीक है। इसके बाद लिथियम है जी, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 1। इसके बाद बेरिलियम है जी, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 2। अच्छा, मैं ये बेरिलियम के दोनों इलेक्ट्रॉन को ऐसे पास भी तो रख सकता हूं, ऐसे क्यों नहीं रख रहा हूं, ऐसे यहां पे रख रहा हूं। उसका कारण है बेटा, पॉसिबिलिटी ये रहेगी जब भी ये बॉन्ड बनाता है तो ये बॉन्ड एक दूसरे से मैक्सिमम दूरी पे हो, जिससे रिपल्सन कम होगा। अगर इलेक्ट्रॉन को मैं पास में रख रहा हूं, ये डॉट क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो रिपल्सन ज्यादा होगा। इसीलिए कोशिश क्या करनी है कि इलेक्ट्रॉन्स को मैक्सिमम दूरी पे रखा जाए। इलेक्ट्रॉन्स को कहां रखा जाए बेटा, मैक्सिमम दूरी पे रखा जाए। ये कॉन्सेप्ट तुम्हारे समझ में आना चाहिए। इसीलिए मैं बेरिलियम के 2 इलेक्ट्रॉन्स को या तो ऐसे रखूंगा या यहां पे रखूंगा, ठीक है। कार्बन की बात करता हूं तो ऐसे रखूंगा, ठीक है। इसके बाद एल्यूमिनियम में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, बताओ एल्यूमिनियम में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, जल्दी बताओ। कौन से ग्रुप का एलिमेंट, 13वें का है सर, ठीक है। 13वें का है, मतलब 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो तीनों को यहां पे ऐसे इस तरीके से अरेंज कर देना है। ऐसे ही सिमिलरली बोरॉन के 3 होंगे। तो ये सब क्या हो गए, लुईस सिंबल्स हो गए। ये क्या हो गए बेटा, लुईस सिंबल्स हो गए, क्योंकि आगे हम लुईस डॉट थ्योरी पढ़ेंगे, ठीक है। लुईस डॉट स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, अलग अलग कंपाउंड्स के, वहां इनका यूज होगा। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? चलो नेक्स्ट हेडिंग डाल दो फटाफट, आयनिक कंपाउंड्स। इसको जितना शानदार तरीके से पढ़ाऊंगा मैं, मजा आ जाएगा तुम्हें, ठीक है। आयनिक कंपाउंड, सिंपल पोस्टुलेट्स नहीं लिखेंगे। देखो, जब लुईस ये सब काम कर रहा था, ठीक है, लुईस ने क्या किया, डॉट सिंबल्स स्ट्रक्चर दे दिया एलिमेंट्स के लिए। अब नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ कि कोसेल जो इसके साथ में जो काम कर रहा था, कोसेल, उसने क्या किया बेटा, कुछ कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर लिए, पर्टिकुलर कंपाउंड्स के, जैसे, और उसने स्पेशली बात की जैसे NaCl है इसकी, तुम ये जानते हो ये आयनिक कंपाउंड है।
तो ये जो अभी पोस्टुलेट में लिखाऊंगा, ये जो स्टेप्स लिखा रहा हूं, कोसेल के कुछ फैक्ट्स थे, कुछ उसने एजम्पशन किए, वो एजम्पशन किस पे एप्लीकेबल होंगे? केवल आयनिक कंपाउंड्स पे एप्लीकेबल होंगे। ठीक है, इसने क्या क्या बोला देखो। फर्स्ट पॉइंट कोसेल ने क्या बोला कि जो ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट्स हैं, ठीक है, देखो तुम लोग बोलोगे सर हमें लिखने भी हैं ये पॉइंट्स, केवल आप एक्सप्लेन कर रहे हैं। जैसे ही मैं एक्सप्लेनेशन खत्म करूंगा, 3 4 5 पॉइंट है, तुरंत तुम्हें एक स्क्रीन पे दिखाई देगा, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, दैट्स ऑल। ग्रुप नंबर 17 के जो एलिमेंट्स हैं एंड ग्रुप नंबर 1 के जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, इनको सेपरेट करते हैं जी ग्रुप नंबर 18 के एलिमेंट्स। ग्रुप नंबर 18 के एलिमेंट्स मतलब हीना, नीना और करीना एक्सेट्रा, यही सब तो है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। ठीक है, ये भी बोला उसने। ग्रुप नंबर 17 की जगह उसने जो वर्ड यूज किया है सेंटेंस में, वो यूज किया है हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स जी, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। अब तुम जानते हो ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट्स की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है अपने अपने पीरियड में है ना, जैसे फ्लोरीन सेकंड में, क्लोरीन थर्ड में, ब्रोमीन, आयोडीन ये सेकंड में, ये थर्ड पीरियड का ग्रुप नंबर 17 है, लेकिन ये फोर्थ का, ये फिफ्थ का। अपने अपने ग्रुप में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन्हीं की होती है। ठीक है, ऐसे ही तो ये सबसे ज्यादा हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं। क्यों होती है उसके लिए मेरे चैप्टर 3 के लेक्चर्स देख लो, वो सब समझ में आ जाएगा। ग्रुप नंबर जो फर्स्ट के एलिमेंट्स हैं वो अपने पीरियड्स में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, हाईएस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स क्यों होते हैं जी? वो रीजन भी तुम्हें पता होना चाहिए क्यों होते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉन ये दे सकते हैं और सबसे जल्दी देते हैं। जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन है सबसे जल्दी यही देते हैं, इसीलिए इनकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी हाई होती है। मतलब हाइड्रोजन हुआ, लिथियम हुआ, सोडियम हुआ, पोटेशियम हुआ, रुबिडियम हुआ, सीजियम हुआ, फ्रांसियम हुआ। ठीक है, ये ग्रुप नंबर पीरियड नंबर 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, तो इसने बोला कि जो नोबल गैसेज हैं वो क्या करती हैं, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव और हाईएस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स को सेपरेट करती हैं जी, कर रही हैं। सेकंड पॉइंट इसी से लिंक करने के लिए क्या बोलता है कि ये जो हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं वो क्या कोशिश करते हैं, हमेशा कोशिश करेंगे कि मैं भी नोबल गैस जैसा बनूं, और ये वाले भी कोशिश करेंगे कि मैं भी नोबल गैस जैसा बनूं। अगर इन्हें नोबल गैस जैसा बनना है तो एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए। किसको? 17 वालों को 7 इलेक्ट्रॉन थे, तभी एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा, मतलब तभी तो वो 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। इनको क्या करना है जी, नोबल गैसेस जैसा बनने के लिए एक इलेक्ट्रॉन माइनस करना है। ठीक है, तभी तो नोबल गैसेस जैसे बनेंगे, क्योंकि एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। भाई मान लो कि नियोन एक गैस है, नोबल गैस, जिसका एटॉमिक नंबर 10 है, कॉन्फ़िगरेशन 2,8। सोडियम एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 11 है, तो 2,8,1। तो क्या करे, एक इलेक्ट्रॉन दे दे तो 2,8 जैसा हो जाएगा। तो नियोन और सोडियम एक जैसे हो जाएंगे, मतलब लगभग सेम प्रॉपर्टी दिखा रहे होंगे। ऐसे क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ले ले तो आर्गन जैसा दिखने लगेगा, 17 18 एटॉमिक नंबर जैसा हो जाएगा, 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, है ना। इसका कॉन्फ़िगरेशन 2,8,7, इसका कॉन्फ़िगरेशन 2,8,8 होता है। समझ में आ रहा है? तो ये सेकंड पॉइंट था कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन गेन करके नोबल गैसेस मतलब NH2NP6 कॉन्फ़िगरेशन दिखा के नोबल गैसेस जैसा बिहेव करने की कोशिश करते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन देके नोबल गैसेस जैसा बिहेव करने की कोशिश करते हैं। तो 2 पॉइंट तो ये हो गए। थर्ड पॉइंट क्या था? थर्ड पॉइंट है कि जब इलेक्ट्रॉन ये लेंगे, जो ग्रुप 17 के एलिमेंट्स हैं, जब इलेक्ट्रॉन लेंगे तो नेगेटिव चार्ज ऑक्यूपाई करेंगे, और ये इलेक्ट्रॉन जब देंगे तो पॉजिटिव चार्ज ऑक्यूपाई करेंगे। ठीक है, अब मान लो ये नोबल गैसेस जैसे बन गए। फिर फोर्थ पॉइंट आता है कि मान लो ये एनायन बन गया, मतलब Cl माइनस बन गया, एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड कर दिया, तो है ना, नोबल गैसेस जैसा बिहेव कर रहा है। ऐसे ही सोडियम Na से एक इलेक्ट्रॉन इसमें से माइनस किया,
तो Na प्लस बन गया। इसी को थोड़ा IUPAC के हिसाब से लिखते हैं, तो इस इलेक्ट्रॉन को यहां लिख देते हैं, तो Na से Na प्लस बन गया और एक इलेक्ट्रॉन इसने छोड़ दिया। तो ये जो Na प्लस और ये जो Cl माइनस बने हैं, क्या ये बनने के बाद ऐसे ही हवा में घूमते रहेंगे, अलग अलग जगह घूमते रहेंगे? नहीं जी, कंपाउंड फॉर्म होता है NaCl। तो इन दोनों के बीच में अगर कंपाउंड फॉर्म होगा बनने के बाद, तो कुछ फोर्स तो लगेगा ना, अट्रैक्शन फोर्स। उस फोर्स को तुम्हें पता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में कौन सा फोर्स लगता है? सर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, जो कि हमने फिजिक्स में पढ़ा है, आपने भी बोर मॉडल में पढ़ाया था, बताया ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोर मॉडल में बताया है। ठीक है, क्या होता था F की वैल्यू, F इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता था? 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर से इसकी वैल्यू निकालते हैं। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड निकालने की फॉर्मूला है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या करेगा? इन दोनों को होल्ड करके रखेगा, कैटायन और एनायन को, और ये आपस में बॉन्ड बनाएंगे। अब दो, एक कैटायन और एक एनायन जो बॉन्ड बनाते हैं आपस में, उस बॉन्ड को बोल देते हैं आयनिक बॉन्ड। क्या बोल देते हैं बेटा? आयनिक बॉन्ड। तो ये जो कंपाउंड फॉर्म हुआ आयनिक बॉन्ड के कारण, ये कौन सा हुआ? आयोनिक कंपाउंड फॉर्म हुआ जी। ठीक है, अब देखो, ये अगर Na प्लस का आयन है मान लो, तो इसके Cl माइनस यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, कहीं भी घूम सकता है, चारों ओर कहीं भी घूम सकता है, यहां भी हो सकता है, मतलब कहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं कि जो बॉन्ड का डायरेक्शन होगा वो कोई फिक्स नहीं होगा। तो इसी में एक देखो, 4 पॉइंट उसके खत्म हो गए कोसेल के। अब मैं सब आयनिक बॉन्ड और आयनिक कंपाउंड की बात कर रहा हूं। आयनिक कंपाउंड डाल के हेडिंग लिखते जाना, ionic compound formed by ionic bonds, these bonds, ऐसे लिखो पॉइंट्स बना के, these bonds formed by electrostatic force of attraction, electrostatic force of attraction, is it clear बेटा? electrostatic force of attraction। चलो अभी हमारे पास थोड़ा टाइम है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। नाउ नेक्स्ट अगर देखो पॉइंट की बात करें, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे? मैं अभी बता रहा था तुम्हें कि ये Cl माइनस Na प्लस के कहीं भी हो सकता है, तो नॉन डायरेक्शनल नेचर होता है। आयनिक बॉन्ड इज नॉन डायरेक्शनल इन नेचर, कोई भी डायरेक्शन फिक्स नहीं होगा, नॉन डायरेक्शनल इन नेचर। एकदम लिंक्ड पॉइंट्स हैं, बस एक कॉन्सेप्ट समझ में आए। ठीक है, अच्छा एक पॉइंट मैं तुम्हें बता देता हूं कि कोई भी केमिकल बॉन्ड ना 100% आयनिक होता है, ना 100% कोवलेंट होता है, ना 100% आयनिक होता है, ना 100% कोवलेंट होता है। ये मैंने तुम्हें पहले भी बताया। ठीक है, ये नॉन डायरेक्शनल वाला पॉइंट हो गया। इसके बाद एक पॉइंट लिखो बेटा, lesser the ionic character, lesser the ionic character in bond, higher will be covalent character। अगर कोवलेंट करेक्टर हाई है तो आयनिक करेक्टर कम होगा, आयनिक करेक्टर हाई है तो कोवलेंट करेक्टर कम होगा। ठीक है, तो हम ये भी कैलकुलेट करेंगे कौन सा कंपाउंड ज्यादा आयनिक है, कौन सा कंपाउंड कम आयोनिक है। ठीक है, ये एक पॉइंट तुम्हारी समझ में आ गया। इसके बाद और क्या बचता है? एक वर्ड इंट्रोड्यूस करना है, दैट इज कोवैलेंसी। ये क्या होती है सर? सॉरी, कोवैलेंसी तो शेयरिंग वाले में आती है, यहां आएगी इलेक्ट्रोवैलेंसी। अच्छा, आयनिक बॉन्ड का दूसरा नाम है बेटा इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, ये भी लिख लेना, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड ये। ठीक है, इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होती है? जो भी कैटायन का चार्ज होगा वो उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी हो जाएगा, जो भी एनायन का चार्ज होगा वो उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी हो जाएगा। जैसे ये कंपाउंड है, इसमें Na प्लस है तो इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी +1, Cl माइनस है तो इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी -1,
अगर कंपाउंड MgCl2 बन रहा होता, ये भी आयनिक बनेगा, ठीक है, MgCl2 बन रहा होता तो Mg की जो वैलेंसी है वो यहाँ पे +2 है, तो कितनी हो जाएगी, +2 को इलेक्ट्रोवैलेंसी हो गई। Cl की यहाँ पे कितनी हो जाएगी जी, -1 हो गई, क्योंकि 2 Cl है ना, इसकी वजह से -2 आ रहा है, बट Cl की तो -1 ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है तुम्हें इलेक्ट्रोवैलेंसी। कैल्शियम की बात करोगे तो उसकी +2 आ जाएगी, कैल्शियम की कितनी आ जाएगी, +2, ठीक है, ये तो तुम कैलकुलेट कर सकते हो, जो भी उसके ऊपर चार्ज होगा वो उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी हो जाएगा, ठीक है, और इसी के कारण इसे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं। अब करेक्टर कैलकुलेट करना है जी कि कौन ज्यादा आयोनिक, या पहले प्रॉपर्टीज देख लो, है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। बहुत शानदार तरीके से पढ़ा रहा हूं बेटा, वीडियो तुम्हें लंबी जरूर लगेगी लेकिन एकदम कॉन्सेप्ट बेसिक से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स, आयोनिक कंपाउंड क्या क्या होते हैं बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे। सबसे पहले तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फिजिकल स्टेट, सबसे पहले उसको बोलेंगे फिजिकल स्टेट, सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है। तो बताओ ज्यादातर आयोनिक कंपाउंड, नमक कैसा होता है, सॉलिड होता है, क्यों होता है जी, क्यों आयोनिक कंपाउंड सॉलिड होते हैं, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो तुम लिखोगे, ये सब 10th में भी आ चुका है। स्ट्रॉन्ग बिकॉज की स्पेलिंग गलत है लेकिन शॉर्ट में ऐसे ही लिखता हूं मैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स स्ट्रॉन्ग होंगे तो सॉलिड होते हैं, उससे कम होते हैं तो लिक्विड, उससे कम होते हैं तो गैस। इसके बाद कंडक्टिविटी की बात करोगे, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की या थर्मल कंडक्टिविटी की, दोनों में से कोई भी ले लो, इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटी कैसे होते हैं बताओ, बेड कंडक्टर इन सॉलिड स्टेट, ये सब 10th का पार्ट है, सॉलिड स्टेट 10th में क्या 9th में आता है, सॉरी, बेड कंडक्टर इन सॉलिड स्टेट, बट गुड कंडक्टर इन मोल्टन और एक्वियस स्टेट, ऐसा क्यों जी, देखो स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगे जब सॉलिड स्टेट में होगा, तो आयंस एक जगह से दूसरी जगह एक को छोड़ के दूसरा भाग नहीं पाएगा इतनी आसानी से, क्योंकि ये बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। और तुम एग्जांपल समझना चाहो तो नमक ले लो, नमक सॉलिड स्टेट में, उसमें से कभी कंडक्टिविटी मतलब करंट पास नहीं होगा, लेकिन उसको पानी में घोल दो, कम पानी में या ज्यादा पानी में, तो जितना पानी बढ़ाते जाओगे उतनी उसकी कंडक्टिविटी बढ़ती जाएगी, क्यों, क्योंकि आयन सब मूव कर पा रहे हैं अच्छे से, ठीक है, तो कंडक्टिविटी वो अलाउ कर देगा, ठीक है। ये सेकंड पॉइंट हो गया। इसके बाद थर्ड पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, की बात करोगे, बताओ अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है, मतलब बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग बने हुए हैं, तो अगर मैं कंपाउंड को हीट करना स्टार्ट करता हूं तो ये बॉन्ड जल्दी से टूटेगा क्या, नहीं टूटेगा, तो जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या हो जाएंगे, हाई हो जाएंगे जी, हाई हो जाएंगे, ठीक है। और एक फोर्थ लिख दो, डेंसिटी क्या होती है, हाई होती है, डेंसिटी क्या है बेटा, हाई है, मास पर यूनिट वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये कुछ आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज थी, ठीक है। अब एक दो प्रॉपर्टी और बाकी है, वो भी देख लेते हैं, चलो।
ठीक है बेटा, और भी कुछ आयनिक कंपाउंड्स प्रॉपर्टीज दिखाते हैं, चलो अब उन्हें देखें। देखो जैसे तुमने आइसोमेरिज्म के बारे में सुना है, 10th क्लास तक पढ़ के आए हो थोड़ा बहुत, ठीक है। मैं बार बार 10th इसलिए बोल रहा हूं, मैं समझता हूं कि अभी तुमने 11th में ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा है, बेसिक से पढ़ा रहे हैं एकदम, ठीक है। आइसोमेरिज्म में क्या होता था, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। अब जब यहां पे बॉन्ड डायरेक्शनल होता ही नहीं है, कोई फिक्स ही नहीं है कि बॉन्ड है, केवल इंटरेक्शन दिखाए जाते हैं, वो भी स्फेरिकल उसमें हो सकते हैं, तो ज्यादा कुछ स्ट्रक्चर में अंतर आता नहीं है। इसीलिए यहां पे इस टॉपिक में आयनिक सॉलिड्स के केस में हम आइसोमेरिज्म की बात नहीं करते हैं, ठीक है। हम किसकी बात करेंगे, यहां पे एक दूसरी प्रॉपर्टी के बारे में हम बात करेंगे, एंड दैट इज, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, वो आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म के बारे में बात करते हैं। ये आइसोमॉर्फिज्म है क्या, आइसोमॉर्फिज्म है क्या बेटा, इसमें क्या होता है, कौन से कंपाउंड्स आइसोमॉर्फिज्म दिखाते हैं, हम तो ये बात करना चाहेंगे कि जी कौन से कंपाउंड्स हैं जो आइसोमॉर्फिज्म दिखाते हैं। तो इसमें देखो कुछ कंडीशंस हैं, वो कंडीशन देखो, कंडीशंस क्या है, सेम साइज होना चाहिए कैटायन और एनायन का, सेम साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन, सेम साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन, ये इसकी मिनिमम कंडीशन बन जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल Na और Cl है, इन दोनों एक ही पीरियड के एलिमेंट है, दैट इज थर्ड पीरियड के एलिमेंट है, इन दोनों के साइज में ज्यादा अंतर नहीं होता है, थोड़ा सा NaCl बड़ा होता है, ये Cl थोड़ा छोटा होता है, ज्यादा छोटा नहीं होता है Na से, तो ऑलमोस्ट सिमिलर साइज रहेगा, ऑलमोस्ट सिमिलर साइज रहेगा, एंड सेम साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन, ऑलमोस्ट लिखना है इसे, ऑलमोस्ट सेम साइज, एग्जैक्ट तो नहीं लेकिन थोड़ा बहुत लगभग सेम होता है, रेडियस में ज्यादा अंतर नहीं होता है Na और Cl की, ठीक है। होती क्या है आइसोमॉर्फिज्म जी, डिफरेंट 3D लैटिस होता है, डिफरेंट 3D लैटिस होता है। ये लैटिस क्या होता है, लैटिस होता है बेटा, हर कंपाउंड एक पर्टिकुलर सॉलिड स्ट्रक्चर बनाता है, और वो वैसा ही रहेगा सॉलिड स्टेट में आके, अपनी जब सॉलिड स्टेट में आ रहा है वो वैसा ही रहेगा, ठीक है। जैसे क्यूबिक हो गया, हेक्सागोनल हो गया, तो ऐसे लैटिस हमारे दिमाग में क्रिएट होना चाहिए कि क्यूबिक किसे कहते हैं, हेक्सागोन किसे कहते हैं, पेंटागोन किसे कहते हैं, टेट्रागोनल किसे कहते हैं, मोनोक्लिनिक, ऑर्थोरोम्बिक, ये सब सॉलिड स्टेट के स्ट्रक्चर्स है। तो हर एक जो कंपाउंड है वो अपना 3D स्ट्रक्चर रखता है, तीनों डायमेंशन में। 3D क्या होता है ये तुम्हें पता होना चाहिए, तीनों डायमेंशन जहां यूज होती है। जैसे सर्कल है, सर्कल 2D फिगर है जो मैंने बोर्ड पे ड्रॉ कर दिया, मैं बोलता हूं ये क्या हो गया, सर्कल हो गया। अगर मैं बोलता हूं स्फेयर, तो स्फेयर 3D फिगर है जो मैं बोर्ड पे नहीं बना सकता। स्फेयर क्या है, 3D फिगर है जिसकी इस तरीके से बॉल देखी होगी तुमने, बॉल क्या है, स्फेयर है, सर्कल नहीं है, तो बॉल 3D है, जबकि सर्कल है ना वो क्या है, 2D है, ठीक है। तो 3D लैटिस होते हैं, तीनों डायमेंशंस में उनकी वो होती है। या जब लैटिस की बात आई तो इसे बोलते हैं आइसोमॉर्फिज्म, सबके अलग अलग डिफरेंट 3D लैटिस होंगे, ठीक है, डिफरेंट 3D लैटिस अरेंजमेंट, इसे ऐसे कंप्लीट लिख लेना, ठीक है। अब बेटा यहां पे पॉइंट आ गया लैटिस। तो जब लैटिस फॉर्म होता है, लैटिस में क्या होता है कि जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो अरेंज्ड होते हैं सिस्टमेटिकली, और वो एक डिफरेंट टाइप का अलग तरीके का लैटिस बना रहे हैं। मान लो वो क्यूबिक बना रहे हैं, मैं बोल देता हूं कि चलो वो क्यूबिक है। एग्जाम्पल ही ले लूं एक प्रैक्टिकल, जैसे NaCl है, तो जब NaCl के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं आपस में जुड़ते हैं तो रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं। रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर और कुछ नहीं होता है, क्यूबिक ही होता है, जिसमें एक Na प्लस एक कॉर्नर पे, दूसरे पे Cl माइनस, फिर यहाँ Na प्लस, फिर यहाँ Cl माइनस, फिर इसके बाद अगर यहाँ Cl माइनस है तो यहाँ Na प्लस, यहाँ Cl माइनस, यहाँ Na प्लस, यहाँ Cl माइनस, इस तरीके से अरेंज रहेंगे क्यूबिक फॉर्म में, ठीक है। तो जब ये आपस में, अब ये आपस में जब ज्वाइंट हो रहे हैं तो ये बॉन्ड्स दिख रहे हैं बीच में तुम्हें,
ये कुछ नहीं है, ये बॉन्ड्स है, आयनिक बॉन्ड्स, आयनिक इंटरेक्शन हो रहा है इनके बीच में। अब ये जब फॉर्म हो रहे हैं, बॉन्ड जब फॉर्म हो रहे हैं तो कुछ एनर्जी निकलती है ना। लैटिस बनते समय जो एनर्जी निकलती है आयंस के ज्वाइन होने से, उसे लैटिस एनर्जी बोला जाता है। और स्पेसिफिक बात करूं तो 1 मोल लैटिस बनाने में, 1 मोल क्रिस्टल लैटिस बनाने में, या 1 मोल आयन से या 1 मोल आयन से जो क्रिस्टल लैटिस बन रहा है, उस समय जो एनर्जी रिलीज हो रही है, जो एनर्जी रिलीज हो रही है, उसे बोलते हैं बेटा लैटिस एनर्जी। उसे क्या बोलते हैं? लैटिस एनर्जी। समझ में आ रहा है लैटिस एनर्जी की क्या डेफिनेशन हो गई? आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में कि जो लैटिस बन रहा है, देखो लैटिस वर्ड आ गया इसलिए मैं लैटिस एनर्जी पे गया, नहीं तो आगे का टॉपिक है। लैटिस एनर्जी क्या बोला कि 1 मोल आयंस जब आपस में ज्वाइन होके कुछ लैटिस बना रहे हैं, ठीक है, उस लैटिस को बनाते समय कुछ एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है, क्योंकि रिपल्सन होगा ना जब ज्यादा पास लेके आओगे तुम, तो एनर्जी कुछ रिलीज होगी। वो एनर्जी जो रिलीज हो रही है उसे लैटिस एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट एक तुम्हें याद रखना है। क्लियर? अब बात करते हैं, 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं आयनिक कैरेक्टर और आयनिक कैरेक्टर कोवेलेंट कैरेक्टर का, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। जैसे मैंने कंपाउंड्स लिख रहा हूं कुछ, MgBr, ठीक है, MgCl2 लिखो, क्लोरीन के कंपाउंड बनाओ, MgCl2, CaCl2, ठीक है, MgCl2, CaCl2, BeCl2, ठीक है। विच वन इज मोर आयोनिक? विच वन इज मोर आयोनिक? यहां भी एक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा मैं तुम्हें क्वेश्चन के थ्रू। देखो कैसे कैटायन और एनायन, कैसे पता चलेगा कि कौन ज्यादा आयनिक है कौन ज्यादा नहीं। तो देखो तुमने ठीक से देखा होगा, जब हम Na और Cl को ज्वाइन कर रहे थे तो हम क्या कर रहे थे, एक हमने मेटल लिया था और एक हमने नॉन मेटल लिया था। एक हमने मेटल लिया है बेटा और एक हमने नॉन मेटल लिया है। क्लियर? अब ये जितना ज्यादा डिफरेंस होगा दोनों के बीच में, उतना मेटल और नॉन मेटल से मिलके आयनिक कंपाउंड बन रहा था। ये तुम्हारी समझ में आ गया और यही मैं ऊपर कर रहा हूं। देखो जो भी कंपाउंड्स के फॉर्मूले लिखे हैं, मैग्नीशियम जी मेटल जैसा बिहेव करता है, कैल्शियम मेटेलिक नेचर रखता है, बेरिलियम भी बेरिलियम भी मेटेलिक नेचर रखता है। वो बात अलग है कि कम रखते हैं लेकिन रखते हैं, ठीक है। तो कौन ज्यादा मेटेलिक होगा? क्लोरीन तो जी सेम है, क्लोरीन सब में सेम है, तो क्लोरीन के बेस पे तो क्लासिफिकेशन होगा नहीं। किसके बेस पे क्लासिफिकेशन होगा? Mg, Ca और Be। बताओ ग्रुप में कैसे अरेंज होते हैं दोनों? बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। मेटेलिक कैरेक्टर नीचे डाउन द ग्रुप क्या होता है बेटा? इंक्रीज होता है। मेटेलिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप क्या होता है? इंक्रीज होता है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा आयनिक कौन होगा इनमें? CaCl2 होगा, क्योंकि नॉन मेटल तो सेम है। कंपैरिजन करना है ना, पॉजिटिविटी अब कौन ज्यादा दिखाएगा, कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन देने के लिए तैयार रहेगा, तो भाई साहब कैल्शियम तैयार रहेगा सबसे पहले, फिर मैग्नीशियम, फिर बेरिलियम। तो जैसे जैसे मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा वैसे वैसे आयनिक कैरेक्टर बढ़ेगा। ये वाले ऐसे टाइप के क्वेश्चन में क्या करोगे, जैसे जैसे मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा वैसे वैसे आयनिक कैरेक्टर बढ़ेगा। और एग्जांपल देखना है तो इससे समझ लो, NaCl ले लिया, KCl ले लिया और LiCl ले लिया। बताओ इसमें कौन ज्यादा वो होगा बेटा, क्या बोलते हैं, आयनिक कंपाउंड, कौन ज्यादा आयनिक नेचर दिखाएगा? तो सबसे ज्यादा मेटेलिक कैरेक्टर पोटेशियम शो करता है, तो सबसे ज्यादा आयनिक कौन हो गया? KCl। शॉर्टकट है ऐसे क्वेश्चंस के लिए। शॉर्टकट क्या हो गया कि जिसका मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा उसका आयनिक कैरेक्टर ज्यादा। क्लियर? दूसरे तरीके के क्वेश्चन कैसे बन जाते हैं? दूसरे तरीके के क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं कि
ठीक है बेटा, और भी कुछ आयनिक कंपाउंड्स प्रॉपर्टीज दिखाते हैं, चलो अब उन्हें देखें। देखो जैसे तुमने आइसोमेरिज्म के बारे में सुना है, 10th क्लास तक पढ़ के आए हो थोड़ा बहुत, ठीक है। मैं बार बार 10th इसलिए बोल रहा हूं, मैं समझता हूं कि अभी तुमने 11th में ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा है, बेसिक से पढ़ा रहे हैं एकदम, ठीक है। आइसोमेरिज्म में क्या होता था, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। अब जब यहां पे बॉन्ड डायरेक्शनल होता ही नहीं है, कोई फिक्स ही नहीं है कि बॉन्ड है, केवल इंटरेक्शन दिखाए जाते हैं, वो भी स्फेरिकल उसमें हो सकते हैं, तो ज्यादा कुछ स्ट्रक्चर में अंतर आता नहीं है। इसीलिए यहां पे इस टॉपिक में आयनिक सॉलिड्स के केस में हम आइसोमेरिज्म की बात नहीं करते हैं, ठीक है। हम किसकी बात करेंगे, यहां पे एक दूसरी प्रॉपर्टी के बारे में हम बात करेंगे, एंड दैट इज, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है वो, आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म के बारे में बात करते हैं। ये आइसोमॉर्फिज्म है क्या, आइसोमॉर्फिज्म है क्या बेटा, इसमें क्या होता है, कौन से कंपाउंड्स आइसोमॉर्फिज्म दिखाते हैं, हम तो ये बात करना चाहेंगे कि जी कौन से कंपाउंड्स हैं जो आइसोमॉर्फिज्म दिखाते हैं। तो इसमें देखो कुछ कंडीशंस हैं, वो कंडीशन देखो, कंडीशंस क्या है, सेम साइज होना चाहिए कैटायन और एनायन का, सेम साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन, सेम साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन, ये इसकी मिनिमम कंडीशन बन जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल Na और Cl है, इन दोनों एक ही पीरियड के एलिमेंट है, दैट इज थर्ड पीरियड के एलिमेंट है, इन दोनों के साइज में ज्यादा अंतर नहीं होता है, थोड़ा सा NaCl बड़ा होता है, ये Cl थोड़ा छोटा होता है, ज्यादा छोटा नहीं होता है Na से, तो ऑलमोस्ट सिमिलर साइज रहेगा, ऑलमोस्ट सिमिलर साइज रहेगा, एंड सेम साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन, ऑलमोस्ट लिखना है इसे, ऑलमोस्ट सेम साइज, एग्जैक्ट तो नहीं लेकिन थोड़ा बहुत लगभग सेम होता है, रेडियस में ज्यादा अंतर नहीं होता है Na और Cl की, ठीक है। होती क्या है आइसोमॉर्फिज्म जी, डिफरेंट 3D लैटिस होता है, डिफरेंट 3D लैटिस होता है। ये लैटिस क्या होता है, लैटिस होता है बेटा, हर कंपाउंड एक पर्टिकुलर सॉलिड स्ट्रक्चर बनाता है, और वो वैसा ही रहेगा सॉलिड स्टेट में आके, अपनी जब सॉलिड स्टेट में आ रहा है वो वैसा ही रहेगा, ठीक है। जैसे क्यूबिक हो गया, हेक्सागोनल हो गया, तो ऐसे लैटिस हमारे दिमाग में क्रिएट होना चाहिए कि क्यूबिक किसे कहते हैं, हेक्सागोन किसे कहते हैं, पेंटागोन किसे कहते हैं, टेट्रागोनल किसे कहते हैं, मोनोक्लिनिक, ऑर्थोरोम्बिक, ये सब सॉलिड स्टेट के स्ट्रक्चर्स है। तो हर एक जो कंपाउंड है वो अपना 3D स्ट्रक्चर रखता है, तीनों डायमेंशन में। 3D क्या होता है ये तुम्हें पता होना चाहिए, तीनों डायमेंशन जहां यूज होती है। जैसे सर्कल है, सर्कल 2D फिगर है जो मैंने बोर्ड पे ड्रॉ कर दिया, मैं बोलता हूं ये क्या हो गया, सर्कल हो गया। अगर मैं बोलता हूं स्फेयर, तो स्फेयर 3D फिगर है जो मैं बोर्ड पे नहीं बना सकता। स्फेयर क्या है, 3D फिगर है, जिसकी इस तरीके से बॉल देखी होगी तुमने, बॉल क्या है, स्फेयर है, सर्कल नहीं है, तो बॉल 3D है, जबकि सर्कल है ना वो क्या है, 2D है, ठीक है। तो 3D लैटिस होते हैं, तीनों डायमेंशंस में उनकी वो होती है। या जब लैटिस की बात आई तो इसे बोलते हैं आइसोमॉर्फिज्म, सबके अलग अलग डिफरेंट 3D लैटिस होंगे, ठीक है, डिफरेंट 3D लैटिस अरेंजमेंट, इसे ऐसे कंप्लीट लिख लेना, ठीक है। अब बेटा यहां पे पॉइंट आ गया लैटिस। तो जब लैटिस फॉर्म होता है, लैटिस में क्या होता है कि जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो अरेंज्ड होते हैं सिस्टमेटिकली, और वो एक डिफरेंट टाइप का अलग तरीके का लैटिस बना रहे हैं। मान लो वो क्यूबिक बना रहे हैं, मैं बोल देता हूं कि चलो वो क्यूबिक है। एग्जांपल ही ले लूं एक प्रैक्टिकल, जैसे NaCl है, तो जब NaCl के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं आपस में जुड़ते हैं तो रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं। रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर और कुछ नहीं होता है, क्यूबिक ही होता है, जिसमें एक Na+ एक कॉर्नर पे, दूसरे पे Cl-, फिर यहाँ Na+, फिर यहाँ Cl-, फिर इसके बाद अगर यहाँ Cl- है तो यहाँ Na+, यहाँ Cl-, यहाँ Na+, यहाँ Cl-, इस तरीके से अरेंज रहेंगे क्यूबिक फॉर्म में, ठीक है। तो जब ये आपस में, अब ये आपस में जब ज्वाइंट हो रहे हैं तो ये बॉन्ड्स दिख रहे हैं बीच में तुम्हें,
ये कुछ नहीं है, ये बॉन्ड्स है, आयनिक बॉन्ड्स, आयनिक इंटरेक्शन हो रहा है इनके बीच में। अब ये जब फॉर्म हो रहे हैं, बॉन्ड जब फॉर्म हो रहे हैं तो कुछ एनर्जी निकलती है ना। लैटिस बनते समय जो एनर्जी निकलती है आयंस के ज्वाइन होने से, उसे लैटिस एनर्जी बोला जाता है। और स्पेसिफिक बात करूं तो 1 मोल लैटिस बनाने में, 1 मोल क्रिस्टल लैटिस बनाने में, या 1 मोल आयन से या 1 मोल आयन से जो क्रिस्टल लैटिस बन रहा है, उस समय जो एनर्जी रिलीज हो रही है, जो एनर्जी रिलीज हो रही है, उसे बोलते हैं बेटा लैटिस एनर्जी। उसे क्या बोलते हैं? लैटिस एनर्जी। समझ में आ रहा है? लैटिस एनर्जी की क्या डेफिनेशन हो गई, आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में कि जो लैटिस बन रहा है। देखो लैटिस वर्ड आ गया इसलिए मैं लैटिस एनर्जी पे गया, नहीं तो आगे का टॉपिक है। लैटिस एनर्जी क्या बोला कि 1 मोल आयंस जब आपस में ज्वाइन होके कुछ लैटिस बना रहे हैं, ठीक है, उस लैटिस को बनाते समय कुछ एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है, क्योंकि रिपल्सन होगा ना जब ज्यादा पास लेके आओगे तुम, तो एनर्जी कुछ रिलीज होगी। वो एनर्जी जो रिलीज हो रही है उसे लैटिस एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट एक तुम्हें याद रखना है। क्लियर? अब बात करते हैं, 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं आयनिक कैरेक्टर और आयनिक कैरेक्टर कोवेलेंट कैरेक्टर का, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। जैसे मैंने कंपाउंड्स लिख रहा हूं कुछ, MgBr, ठीक है, MgCl2 लिखो, क्लोरीन के कंपाउंड बनाओ, MgCl2 CaCl2, ठीक है, MgCl2 CaCl2 BeCl2, ठीक है। विच वन इज मोर आयोनिक? विच वन इज मोर आयोनिक? यहां भी एक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा मैं तुम्हें क्वेश्चन के थ्रू। देखो कैसे कैटायन और कैसे पता चलेगा कि कौन ज्यादा आयनिक है, कौन ज्यादा नहीं। तो देखो तुमने ठीक से देखा होगा, जब हम Na और Cl को ज्वाइन कर रहे थे तो हम क्या कर रहे थे, एक हमने मेटल लिया था और एक हमने नॉन मेटल लिया था। एक हमने मेटल लिया है बेटा और एक हमने नॉन मेटल लिया है। क्लियर? अब ये जितना ज्यादा डिफरेंस होगा दोनों के बीच में, उतना मेटल और नॉन मेटल से मिलके आयनिक कंपाउंड बन रहा था। ये तुम्हारी समझ में आ गया, और यही मैं ऊपर कर रहा हूं। देखो जो भी कंपाउंड्स के फॉर्मूले लिखे हैं, मैग्नीशियम जी मेटल जैसा बिहेव करता है, कैल्शियम मेटेलिक नेचर रखता है, बेरिलियम भी बेरिलियम भी मेटेलिक नेचर रखता है। वो बात अलग है कि कम रखते हैं, लेकिन रखते हैं, ठीक है। तो कौन ज्यादा मेटेलिक होगा? क्लोरीन तो जी सेम है, क्लोरीन सब में सेम है, तो क्लोरीन के बेस पे तो क्लासिफिकेशन होगा नहीं। किसके बेस पे क्लासिफिकेशन होगा? Mg, Ca और Be। बताओ ग्रुप में कैसे अरेंज होते हैं दोनों? बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। मेटेलिक कैरेक्टर नीचे डाउन द ग्रुप क्या होता है बेटा? इंक्रीज होता है। मेटेलिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप क्या होता है? इंक्रीज होता है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा आयनिक कौन होगा इनमें? CaCl2 होगा, क्योंकि नॉन मेटल तो सेम है। कंपैरिजन करना है ना, पॉजिटिविटी अब कौन ज्यादा दिखाएगा, कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन देने के लिए तैयार रहेगा, तो भाई साहब कैल्शियम तैयार रहेगा सबसे पहले, फिर मैग्नीशियम, फिर बेरिलियम। तो जैसे जैसे मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा वैसे वैसे आयनिक कैरेक्टर बढ़ेगा। ये वाले ऐसे टाइप के क्वेश्चन में क्या करोगे, जैसे जैसे मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा वैसे वैसे आयनिक कैरेक्टर बढ़ेगा। और एग्जांपल देखना है तो इससे समझ लो, NaCl ले लिया, KCl ले लिया और LiCl ले लिया। बताओ इसमें कौन ज्यादा वो होगा बेटा, क्या बोलते हैं, आयनिक कंपाउंड, कौन ज्यादा आयनिक नेचर दिखाएगा? तो सबसे ज्यादा मेटेलिक कैरेक्टर पोटेशियम शो करता है, तो सबसे ज्यादा आयनिक कौन हो गया? KCl। शॉर्टकट है ऐसे क्वेश्चंस के लिए। शॉर्टकट क्या हो गया कि जिसका मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा उसका आयनिक कैरेक्टर ज्यादा। क्लियर? दूसरे तरीके के क्वेश्चन कैसे बन जाते हैं? दूसरे तरीके के क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं कि एक ले लो Ki, एक ले लो KCl,
एक ले लो KBr और एक ले लो KF। विच वन इज मोर आयनिक? समझ में आ गया? इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरी अगर केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करो तो जो आयनिक रिएक्शंस होती हैं बेटा वो कोवेलेंट कंपाउंड की रिएक्शन से बहुत ज्यादा फास्ट होती हैं, काफी फास्ट होती हैं। ठीक है, एक ये पॉइंट भी लिख सकते हो तुम कि जो आयनिक रिएक्शंस आर वेरी फास्ट, बहुत ही जल्दी खत्म हो जाती हैं। ठीक है, कोवेलेंट रिएक्शंस थोड़ा देर से खत्म होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आयनिक कंपाउंड्स की डिटेल्स कंप्लीट होती है बेटा। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू।